Namaskar. Good afternoon, friends. I am Dr. Pooja Bansal. I welcome all of you to our live Facebook series, Infertility series. First of all, sorry for the delay. So, we should start now. आज का हमारा टॉपिक है नील स्पर्म काउंट, शून्य शुक्राणु। अगर आपकी रिपोर्ट में शून्य शुक्राणु आते हैं तो हमें फर्दर क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उसके लिए आज हमारे साथ है हमारे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज तलवार सर। गुड आफ्टरनून सर एंड वेलकम टू आवर सीरीज। थैंक यू डॉक्टर सर थैंक यू सर। डॉक्टर पंकज सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। ही इज practicing infertility and IVF since 30 years. सर एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। उन्होंने thousands डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। उन्हें अपने कार्य के लिए प्रेसिडेंट से अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आज हम बहुत लकी हैं कि हमें सर से बात करने का मौका मिला है। So sir, please, all are waiting for you. Should we start? Thank you Pooja, thank you very much. So, आज डॉक्टर पूजा और मैं आपसे बात करेंगे नील शुक्राणु या फिर एंजियोस्पर्मिया के बारे में। So, मेरा बैकग्राउंड है, आई वाज इन द आर्मी फॉर nearly 30 years and after retirement I am now working in गुरुग्राम। आज का विषय है नील शुक्राणु, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम सफर करते हैं, पर इसके बारे में हम बात नहीं करना चाह रहे। इस पे एक पर्दा सा रहता है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और हम एक दंपति अंदर ही अंदर घुटता रहता है। शुक्राणु कम या नील होने से पूरा जीवन जैसे रुक जाता है और उनको यह नहीं पता चलता कहाँ जाएं, कहाँ से इसका कोई विकल्प निकाले और किस डॉक्टर से मिले। मैं इतना कहना चाहूंगा आप सबको जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नील शुक्राणु या एंजियोस्पर्मिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। तो आप बोलेंगे कि कॉमन तो है, पर हम किसी को जानते ही नहीं जिनको ऐसा बीमारी हो, जैसे मेरे साथ में ही है ऐसा। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि अगर हम देखें कि हमारे देश के अंदर कितने लोगों को बांझपन की बीमारी है, तो नंबर निकलेगा तकरीबन 15%। 15 से 16% लोगों को बच्चा नहीं होता है किसी कारण से। अगर हम किन्हीं भी 100 लोगों को देखें, 100 आदमी लोगों को देखें, उनमें से एक को एंजियोस्पर्मिया होगा। और जो दंपति हमारे पास ओपीडीज में आते हैं जिनको बांझपन का प्रॉब्लम है, इनमें तकरीबन 10 से 13% तक लोगों को ये बीमारी हो सकता है। नील शुक्राणु एंजियोस्पर्मिया एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। इसको ट्रीट करने के बहुत विकल्प हमारे पास में हैं। चिंता का विषय ये बन जाता है कि हम लोग घबरा जाते हैं और आगे नहीं आते हैं। तो आज डॉक्टर पूजा और मैं मिलकर आप सबसे बात करेंगे और आपसे वार्तालाप करके आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बीमारी का हम कैसे इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर पूजा, अभी आप आज का सेशन शुरू कर सकती हैं। यस सर। तो फिर सबसे पहले माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंजियोस्पर्मिया? ये क्या है एंजियोस्पर्मिया? कोई बीमारी है या जस्ट एक रिपोर्ट है? मतलब आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि जिस भी पेशेंट को ये रिपोर्ट आती है वो बहुत घबरा जाते हैं। ये एक बहुत ही एक अजीब सी बीमारी है। आपने सवाल पूछा तो मेरे ध्यान में रूबिक क्यूब आया, मेरे सामने रखा हुआ था। अब रूबिक क्यूब को अगर आप जानते हैं इसके बारे में, तो इसको एक सब रंग मिलाने होते हैं और बड़ा ही लगता है, बड़ा मुश्किल सी चीज है ये, कैसे करेंगे इसको हम? पर करने वाले लोग इसे कुछ सेकंड में कर लेते हैं। तो वही बात एंजियोस्पर्मिया, जिनको इसका इलाज के बारे में नहीं पता है और दंपति जो परेशान है, तो उनका पूरा मस्तिष्क उलझा हुआ है, उनको नहीं पता क्या करें। और काफी कुछ डॉक्टर्स इनके पास जाते हैं, उनको भी इसके बारे में पता नहीं होता, तो सब और उलझ जाती हैं चीजें, टेढ़ी मेढ़ी उलझ जाती हैं और फिर कहते हैं रायता फैल गया, एक पंजाबी में कहावत है। तो सर सिंपलीफाई करें। तो एंजियोस्पर्मिया इज ए वेरी सिंपल कंडीशन जिसका अर्थ है कि किसी भी आदमी के शुक्राणु उसके बदन में नहीं बनते हैं। दैट इज एंजियोस्पर्मिया।
एंड टिल नाउ वी बीन रीडिंग एज़ोस्पर्मिया रिटन ऑन बस में लिखा रहता है, मेट्रो में लिखा रहता है, नील शुक्राणु का इलाज ऐसे होता है। हमने देखा होगा खूब सारे लोग तंबू लगा के बैठे रहते हैं, तो लोगों का इलाज करते रहते हैं, कुछ जड़ी बूटी होने की भस्म खिलाकर। एक नॉर्मल इंसान के अंदर तकरीबन 16 मिलियन तक शुक्राणु पर ml बनते हैं। 16 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखें कितने जीरो होते हैं 16 मिलियन के अंदर, तो शायद हम सोचेंगे कितने कितने जीरो होते हैं 16 मिलियन के अंदर। अब अगर किसी भी एक इंसान में शुक्राणु का काउंट निल आता है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं डॉक्टर पूजा, कि हम किसी का भी सीमेन सैंपल लेते हैं, उसको हम जांच करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। अंडर अ माइक्रोस्कोप तो हमको शुक्राणु दिखते हैं इंसान के, तो वो जैसे एक छोटा सा एक टेडपोल होता है, तो वैसे ही वो घूमते रहते हैं। तो 16 मिलियन तक शुक्राणु दिखने चाहिए किसी भी एक हेल्दी इंसान के, जो कि अगर हम उनका माइक्रोस्कोपी करेंगे तो। परंतु जब हमें उनके अंदर शुक्राणु मिलते ही नहीं है, शुक्राणु दिखते ही नहीं है, सो वी से ही हैज गॉट एज़ोस्पर्मिया। बट एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी एक जो इसका एक्चुअल डायग्नोसिस है, वो है जब हम किसी भी आदमी का वीर्य या स्पर्म सीमेन सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज करें, उसको हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके अंदर वो घुमाते हैं उसको हम, अगर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में भी उसके अंदर शुक्राणु नहीं दिखते हैं हमको, तब हम कहते हैं कि इस आदमी के वीर्य में निल शुक्राणु है। तो हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर पूजा, वी शुडंट रिएक्ट इमीडिएटली। रिपीट द सीमेन सैंपल वंस अगेन एंड देन सेंट्रीफ्यूज इट एंड यू मे फाइंड सम स्पर्म्स इन इट। और एक मजे की बात यह है, कुछ लोगों का स्पर्म काउंट कम होता है, जब हम उन्हें सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें कुछ शुक्राणु दिख जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोस्पर्मिया। एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी इंसान के लिए, कुछ तो स्पर्म दिखे। तो अब देखेंगे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तकरीबन 28 साल से मैं आईवीएफ का काम कर रहा हूँ और इस विषय पे बहुत काम करता हूँ। जिसके शुक्राणु नहीं दिख रहे, अगर एक भी दिख जाता है तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे स्पर्म्स हैं, टेल्स हिज वाइफ मेरे स्पर्म्स हैं। आई थिंक टाइम हैज कम टू सपोर्ट दीस मेन। तो एज़ोस्पर्मिया, जब किसी के हमें शुक्राणु नहीं दिखते हैं वीर्य के अंदर अंडर माइक्रोस्कोप और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, और ऐसा डॉक्टर पूजा हमें कम से कम 2 बार करना चाहिए, एक बार पे हम रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम 4 हफ्ते के बाद रिपीट करेंगे और शुक्राणु नील काउंट आया तो हम बोलेंगे ये नील शुक्राणु है। ओके सर, मतलब एक बार अगर रिपोर्ट आती है तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हमें एटलीस्ट एक बार और रिपीट करवा के देखना है कि देन ही हम कंफर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें टेंशन तो हो जाती है, हमको घबराहट हमको भी हो, डॉक्टर भी घबराहट होती है, परंतु इसके अंदर हमें एहतियात लेने, हमें पता है कि ये थोड़ा सा ही इज ए प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम, सो वी हैव टू टेल हिम टू रिपीट अब सम टाइम। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा, काउंसलिंग इज ए वेरी बिग थिंग हियर। उसको बताना है कि किसी भी, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर पूजा के, आपने ईसीजी का कर्व देखा होगा ना, ईसीजी ऐसे ऐसे जाती रहती है ऊपर नीचे, उसी तरह से शुक्राणु का काउंट भी इट गोज अप एंड डाउन लाइक दिस। समय के साथ कोई पुरानी बीमारी रही हो तो इट कैन गो अप एंड डाउन। सो हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। अरे कुछ लोग बोलेंगे अरे नील काउंट, तेरे तो शुक्राणु ही नहीं है, तो बेचारा वो इंसान बहुत ही चिंताग्रस्त हो जाता है, उसका अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। सो वी हैव टू हैंडल दिस पीपल विद लॉट ऑफ काउंसलिंग। मैं नहीं बोलूंगा चिंता का विषय नहीं है, परंतु काउंसलिंग करने से हम उन दोनों को, बिकॉज हमारा मेन कार्य क्या है डॉक्टर पूजा, एक इलाज करना ही नहीं है, हमें उन दंपति को, हमें उस इंसान को और उसकी धर्मपत्नी को, दोनों को साथ में जोड़ के रखना है। सो वी देयर कम्स द रोल ऑफ काउंसलिंग। चिंता को निश्चिंता में बदलना ही हमारा काम है, तो हमें इसको रिपीट करना चाहिए सबको। थैंक यू सर। इन माय प्रैक्टिस आई एम फेसिंग मोर एंड मोर पेशेंट्स ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस एज़ोस्पर्मिया? क्या क्या कारण है शून्य शुक्राणु होने के? तो आज हम उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो जो मैंने बात करी ना, सबको बोलता हूँ कि चिंता चिता एक समान। तो चिंता आप जानती हैं, दिल में चिंता चल रही होती है, और चिता बिल्कुल सोने की चारपाई और चिंता चिता एक समान। जब भी हम बहुत चिंतित होते हैं ना, और आजकल सभी को चिंता है, सबको चिंता है कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहे हैं, किसी को चिंता है व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते, किसी को चिंता है कि उसके मैसेज बहुत आते हैं, किसी को चिंता है कि उसने एक लंबी सी एक कार खरीद ली, मेरे पास तो नहीं है, किसी को चिंता है कि मेरा एक मोबाइल फोन लिया और 1 साल के बाद ही मोबाइल फोन का नया मॉडल आ गया। सो अब देख रहे हैं सब चिंता में घूम रहे हैं। सो सबसे बड़ा कारण
ये सिर्फ हमारे में नहीं पर एक स्त्री के अंदर भी जो डिम्ब होते हैं, हम देख रहे हैं कि काफी हद तक उनका मात्रा भी कम हो रहा है लोगों में। सो दिस आई थिंक डॉक्टर पूजा के इसके अंदर जो चिंता, हमारा जो मानसिक वातावरण है ना, मानसिक वातावरण, हमारे दिमाग में तकरीबन 70,000 थॉट्स आते हैं दिन के अंदर। 70,000 थॉट्स एंटर आवर माइंड एवरी डे। और हम तकरीबन, सबको बोलता हूँ कि हम तकरीबन 174 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं दिन के अंदर। 174 न्यूज़पेपर्स वी रीड एवरी डे। सो मच इनपुट्स आर कमिंग। विद दिस व्हाट हैपेंस दैट इट हिट्स आवर फर्टिलिटी, इट हिट्स आवर हार्मोनल सेक्रेशंस। और बहुत कॉमन है कि जो लोग बहुत ही हर समय लैपटॉप पे काम करते रहेंगे, प्रॉब्ली बड़ी बड़ी कारें चलाएंगे, बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं उनको चोट पहुंचती है। एक तो ये कारण है। दूसरा, काफी लोग आजकल धूम्रपान, सिगरेट पीते हैं, दे टेक, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं। मेनी पीपल टेक अल्कोहल, मेनी पीपल आर टेकिंग ड्रग्स। देखा होगा लोग जिम में जाते हैं आजकल और खूब सारे टॉनिक्स और खूब सारे प्रोटीन शेक्स पीते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है प्रोटीन शेक्स पी के, दे फील उनके बड़े 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 मसल बन रहे हैं, फिर वो टैटू भी लिखवाते हैं अपने नाम के साथ में। तो वो सब लोगों के अंदर स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो मैं बोलूंगा चिंता, हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, हम देख रहे हैं कि आजकल 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 कोई पूछे कि मृत्यु का मेन कारण क्या है, तो बोलूंगा पहले जमाने में क्या था, खाना नहीं मिलता था उसको, अकाल पड़ गया जी, सो खाने को नहीं है। आजकल मृत्यु का मेन कारण है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। ये कब होता है? जब खाने को एक्सेस में होता है। सो सब कुछ होते हुए वेट गेन करना, एक्सरसाइज नहीं करना और बुरी आदतें, बुरी सोच के साथ में चलना, these are the main causes. And then one more thing is that some people may have some genetic problems. Some people have some problems like Klinefelter syndrome. उनके जीन्स में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम्स आर डिसऑर्डर्ड। सम पीपल में हैव सम प्रॉब्लम विद द ब्रेन, जहाँ उनके दिमाग से एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस, वहाँ से हार्मोन ठीक से नहीं आते हैं। वेरिकोस हील इज ए प्रॉब्लम विच कैन अकर इन द टेस्टिस, जहाँ पे जो उनके जो टेस्टिस होती हैं, जहाँ जहाँ शुक्राणु बनते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे वेरिकोस हील कहते हैं। वहाँ के कुछ वहाँ पे सूजन आ जाती है, कुछ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उस कारण से भी स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है। बट आई विल स्टिल से द कॉमनेस्ट रीजन इज पीपल टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, कम सोना, बहुत ज्यादा सोचना, कम सोना, और खूब सारा मोबाइल फोन। आजकल पहले एक मोबाइल फोन होता था, तो पूजा आजकल लोगों के पास 2-2 मोबाइल फोन रहते हैं, और हर मोबाइल फोन में 2-2 सिम कार्ड रहते हैं। तो 4 लेवल पे उनके सिम कार्ड, कभी ट्विटर चल रहा है, कहीं इंस्टाग्राम चल रहा है, कहीं मैसेजेस आ रहे हैं। सो ये कीमत हमको चुकानी पड़ रही है। और दूसरी बात, एक तरह की एक जो सुनने में आता है, जो हम देखते भी हैं और लिखा भी गया है, कि ये जो मोबाइल फोन होता है, इट इज ऑलवेज रेडिएटिंग एनर्जी। दैट एनर्जी जो Yes. निकलती है ना, इट कैन कुक, इसमें खाना भी पक सकता है। तो लॉट ऑफ मोबाइल टेलीफोनी व्हेन इट गोस टू टेस्टिस, जैसे केक बेक होता है ना, जैसे हम केक बेक हो जाता है, तो वैसे भी Yes, sir. there are enough articles saying that it may be a reason that sperm count is coming low. So सोचिए कि आप 2-2 मोबाइल फोन, और ये दिस इज मोर प्रॉब्लम पूजा विद दी स्मार्टफोन्स। अगर आप स्मार्टफोन देखें, लुक एट माई फोन, तो मैं कुछ दिखाना चाहूंगा पूजा आपको, सिंस आपने सवाल उठाया। तो आप Yes, देखेंगे इस मोबाइल फोन में कितने एप्लीकेशन है। तो ये too एप्लीकेशन much. है, ये हर समय बात कर रहे हैं, ये हर समय बात कर रहे हैं, Okay. ये टॉकिंग टू सैटेलाइट। और जो आप टाइप करेंगे मेरे पास, बिफोर यू फिनिश मेरे फोन में आ जाता है। तो ये हमेशा ढूंढ रहे हैं, ये पूरे वातावरण में ढूंढ रहे हैं इंफॉर्मेशन को। सो फिर वो दे कीप रेडिएटिंग एंड दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। सो आई थिंक मोबाइल फोन से दूर रहना अच्छा होगा हमारे लिए। Okay. तो ये कारण है कुछ। सर, ओके सर, इसका ना जो हमारी आजकल लाइफस्टाइल है, जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी से ही फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, बोथ इन मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन बोथ आर फेसिंग डिक्रीज फर्टिलिटी। ओके सर। सर देन आपने बहुत सारे रीजंस बताए हमें इनफर्टिलिटी के, नील स्पर्म काउंट के, तो बेसिक टेस्ट क्या है, मतलब बेसिक हम कैसे जांच करें कि हमारे स्पर्म्स ठीक है या नहीं, पेशेंट्स के लिए कुछ बेसिक्स। सबसे पहले डॉक्टर पूजा, हमको ना, वी हैव टू बी शर्लक होम्स, हमको बॉबी जासूस बनना पड़ेगा इसके लिए। हमारे दिल में ना एक समय फीलिंग है कि अगर बांझपन है
तो इसका कारण स्त्री है। हमें लगता है कि द मैन कैन हैव नो प्रॉब्लम, पर ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है। अगर आजकल आप देखें, जो मेरा ओपीडी प्रैक्टिस है, अब तक तकरीबन मोर देन 7,000 बेबीज हैव टेकन बर्थ विद माय ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस ऑल ओवर द कंट्री। मोर देन 7,000, तकरीबन So nice. 18 से 20,000 आईवीएफ के केसेस किए मैंने अब तक अपने कैरियर के अंदर। ये जो नया जो आजकल वातावरण बदल रहा है पूरे विश्व का, हमारा नहीं पूरे विश्व का, हम देख रहे हैं कि मेन में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? दे हैव गॉट प्रॉब्लम्स विद इरेक्शंस, वेरी कॉमन थिंग पूजा। योर टुडे हम फोकस कर रहे हैं नील शुक्राणु की, और उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, जो तकरीबन 50 से 60% लोगों में है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। उसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे किसी और फेसबुक लाइव के अंदर। परंतु मैंने बहुत बार देखा, कितनी बार आईवाई हुआ? 3 बार। कितनी बार लेट्रोजोल खाई? 6 बार। कितनी बार टाइम्ड ट्रिगर और इंटरकोर्स हुआ? 8 बार। आई फील वेरी हैप्पी, सब अच्छा हो रहा है। बोलूंगा तुम्हारा स्पर्म काउंट क्या है? फिर ये तो पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। हम सब either due to lack of training or lack of information, जो कि डॉक्टर्स के बीच में है और पेशेंट के साथ में भी है। बड़ा कॉमनली हम देखेंगे कि 1 या 2 बार 3 बार इलाज हो गया और किसी ने स्पर्म काउंट चेक ही नहीं करा, और मे बी ही गॉट एजोस्पर्मिया और वेरी लो स्पर्म काउंट, तो उनका वो इलाज होना ही नहीं चाहिए था। तो पहला मैं आपको जवाब दूंगा, जो आपने सवाल पूछा है, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, सो यू हैव टू बिकम बॉबी जासूस। एक मूवी थी, एक हिंदी मूवी थी, बड़ी फेमस मूवी। सो वी हैव टू, सबसे जैसे कि हमारे पास दंपति आता है, सबसे पहले आप उनको देखिए, उनका जांच कीजिए, उनका जांच करके देखिए कि उनकी जो टेस्टिस है उनका साइज क्या है। जब हम एक स्त्री का जांच कर सकते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, आई थिंक हम डॉक्टर हैं, हम एक लेडीज का जांच कर सकते हैं। आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, आई हैव डन thousands of deliveries in my life। उसी तरह से हमारी कंट्री के अंदर, मैं बोलूंगा एक नंबर है, मेरे दिमाग में शायद गलत हो, पर 90% विल बी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। तो हर डॉक्टर साहिबा को, हर जो मेल आता है उसको एग्जामिन करना चाहिए, या मेल उनको एग्जामिन करवाना चाहिए अगर खुद नहीं करना चाह रही है। सेकेंड, अंटिल दे हैव नॉट डन शुक्राणु का जांच, यानी कि वीर्य का जांच जब तक नहीं करते, जो कि होता है माइक्रोस्कोप से। सो पूजा जी, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स होते हैं जहां पर हम एक स्लाइड के ऊपर सीमेन सैंपल को लगाकर हम सी अंडर ए माइक्रोस्कोप हर पेशेंट का सीमेन एनालिसिस होना चाहिए। और ये चीज, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप अपनी ओपीडी में देखेंगे, आप तो बहुत काम करती हैं आईवीएफ के अंदर, आपका भी शायद एक्सपीरियंस रहा होगा कि 10 पेशेंट में से 1 को एजोस्पर्मिया है, 10 में से 2 को एजोस्पर्मिया हो सकता है। और ये अगर हम इनको चेक ही नहीं करेंगे तो ये कभी पकड़ में ही नहीं आएंगे। सबसे पहले हमको उनका एग्जामिनेशन करना चाहिए हर मेल का। और ये वाली संदर्भ जो मैं बता रहा हूँ, ये WHO मैनुअल 2021 का है, 6th एडिशन है WHO मैनुअल का। तो उसमें भी ये लिखा गया कि यू हैव टू एग्जामिन एवरी मैन, डू ए सीमेन एनालिसिस, एंड इन केस यू फाइंड दैट हिज स्पर्म काउंट इज लो मतलब अगर वो 16 मिलियन से कम है, या नील है, या क्रिप्टोस्पर्मिया है, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कुछ स्पर्म्स दिखते हैं, तो इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। तो इसके बाद आगे हमारे देन वी हैव टू फाइंड आउट कि भैया प्रॉब्लम तो है, पर प्रॉब्लम कहाँ है? अब नील शुक्राणु तो है, क्यों है? तो इसका कारण का जांच करना होता है। तो इसका बेसिकली 2 तरीके होते हैं, इसके 2 डायग्नोसिस होते हैं, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। सो मेरा कॉमन एग्जांपल डॉक्टर पूजा विषय गिव के हमारे छत पे जैसे पानी की टंकी होती है, टंकी से पानी नीचे आता है, तो टेस्टिस आर लाइक वाटर टैंक, और नीचे पाइप के थ्रू टैप खोलते हैं, पानी आता है। सो अगर टेस्टिस और जो हमारा यूरेथ्रा होता है मेल का, अगर इसके बीच में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाए तो इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, यानी कि उसके अंदर वो ट्यूब दब गई है। खूब सारी ट्यूब्स आ रही हैं, समझ लीजिए आप। तो स्मॉल ट्यूब्स आर देयर एंड यू प्रेस ए ट्यूब, तो उसमें पानी आना बंद हो जाएगा। आपने गार्डन में पानी दिया होगा, आई एम श्योर, हमने कार भी साफ करते हैं हम लोग, हम अपने गमलों में पानी भी देते हैं, तो हम पाइप से देते हैं, और उस पाइप को हमने दबा दिया तो क्या होगा पूजा? पानी आना बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी कारणवश, जैसे बीमारी हो सकती है टीबी की, या इट कैन बी अ प्रॉब्लम ड्यू टू सम जेनेटिक प्रॉब्लम और सम इन्फेक्शन, इट कैन बी एनी इन्फेक्शन इन द मैन,
अगर ये ट्यूब्स जिसमें से शुक्राणु बन के वीर्य निकल के बाहर आता है टेस्टिस से, अगर वो ब्लॉक हो गया, इसका मतलब है कि बाहर शुक्राणु नहीं, पर वो हैं, पर वो हमारे बदन में होते हैं पर बाहर नहीं आते। हम तो इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। जो बाकी जो कॉमन कारण है उसे कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, यानी कि कहीं ब्लॉकेज नहीं है पर शुक्राणु किसी कारण से बन ही नहीं रहे हैं। तो मेरी बात समझ पा रही है? इन ऑब्स्ट्रक्शन पाइप दब गई है पर शुक्राणु बॉडी में बेइंतहा है, बेइंतहा, देयर इन मिलियंस, बट बाहर नहीं आ रहे हैं। तो वो टैप के बीच में कहीं ब्लॉकेज आ गया, ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव। एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जहां पर बॉडी में शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, इसे कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर आप देखें कि इनका परसेंटेज क्या है, हम डॉक्टर्स हैं ना, हम डॉक्टर हर चीज का एक नंबर लगा देते हैं, हमें आदत है हर चीज का परसेंटेज में बात करने का। तो मैंने क्या बोला, 100 में से एक को एंजियोस्पर्मिया होगा, 100 में से एक आदमी को एंजियोस्पर्मिया होगा। पूरी दुनिया के अंदर से 15% दंपति को इनफर्टिलिटी होगी। पूजा जी आपकी ओपीडी में, डॉक्टर पूजा आपकी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो 10 में से एक को एंजियोस्पर्मिया होगा, तो कितना बन गया, नियरली 10%। पॉपुलेशन में 1%, आपकी ओपीडी में 10%, राइट? तो हम डॉक्टर हर चीज का नंबर लगाते हैं, हमारी आदत है कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। सो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया होता है 40% और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है 60%। ये परसेंटेज दो तरह का बेसिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ये दो मेन कारण होते हैं एंजियोस्पर्मिया के। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि नील स्पर्म काउंट होने पर भी अपने स्पर्म से पिता कैसे बने? इज इट पॉसिबल टू हैव ओन चाइल्ड आफ्टर नील स्पर्म काउंट? तो डॉक्टर पूजा, आई टेक यू बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन। अगर हमने बोला कि अगर एक ट्यूब दब गई तो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे प्लम्बर को बुलाते हैं ना, घर में प्लम्बर आता है और वो थोड़ा सा टक टक करता है, थोड़ा सा क्लीनिंग करता है और टैप खुल जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इज नेवर ए प्रॉब्लम। विद ऑब्स्ट्रक्शन 95% ऑफ पीपल वी कैन गेट स्पर्म्स, बिकॉज़ स्पर्म्स आर देयर ना, चिंता का विषय नहीं है इसके अंदर। कारण उसके बहुत हो सकते हैं। कारण है जो ब्लॉकेज का, वो टीबी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। द कारण कैन बी सम, जैसे वी हैव समथिंग कॉल्ड CFTR जीन म्यूटेशन, जहां कुछ जीन्स डिसऑर्डर आ जाते हैं, डेल्टा 508। सो वो है, परंतु स्पर्म निकालना आसान है। देयर आर मेथड्स टू डू इट, सर्जिकल मेथड्स आर देयर टू डू इट। अब एक अलग दुनिया है, अगर हम पन्ना पलटे, वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की। तो आप सोचिए कि हर आदमी के दिमाग में कुछ ग्रंथियां हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या मतलब हुआ कि हमारा दिमाग जो है, हमारा पूरा बदन, थायराइड, पैनक्रियास, द होल बॉडी रन्स विद हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। हर चीज को वो कंट्रोल करता है। वो कहते हैं ना, दे आर द मास्टर ड्रम, वहीं बजते हैं हमारे दिमाग के अंदर, और पूरी बॉडी जो चलती है दिमाग ही चलाती है। तो अगर यह जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से जो हार्मोन आते हैं वो हमारे टेस्टिस पे काम करते हैं और टेस्टिस शुक्राणु बनाती हैं। आप समझ पा रही हैं? तो जो इसे कहते हैं, अगर हमारे दिमाग में हार्मोन बनने बंद हो जाएंगे, और एक कॉमन हार्मोन है LH और FSH, ये दोनों हार्मोन हमारे दिमाग से बनते हैं और वो धीरे धीरे हमारे और ये हर तकरीबन, अगर आप देखें, आपने कभी दिवाली की लाइट देखी है जो कि जल्दी बुझती रहती है? ऐसे दिवाली की लाइट्स जलती हैं, बुझती हैं। तो ये लाइट जलती है हर 1 घंटे के बाद। हमारा बहुत बेहतरीन दिमाग बनवाया है ईश्वर ने, वो ज़्यादा काम नहीं करता। ईश्वर हैज कंजर्व्ड एवरीथिंग। हम ही लोग पूरा दिन फेसबुक पे लगे रहते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर क्या करते हैं, दिमाग को लाइट जली और फिर लाइट बंद हो गई 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए पूजा, ग्लैंड बंद हो गया, रेस्ट कर रहे हैं, हो जाता है, रेस्ट करते हैं। हम लोग के सोते हुए भी हम व्हाट्सएप चेक करते हैं अपने सपने के अंदर, व्हाट्सएप नहीं आ रहा तो उठ जाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो 1 घंटे में वो लाइट जलेगी, लाइट बंद हो जाएगी, और जब लाइट जली तो हार्मोन्स निकलेंगे, दरवाजे गेट खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे और हार्मोन बाहर आएंगे, और वो भागकर, उसकी जो लाइफ है सिर्फ 2 या 3 मिनट की रहती है। दे गो टू आवर टेस्टिस, और देखिए टेस्टिस में जो जहाँ हमारे शुक्राणु बनते हैं, उसे जाकर आगे काम करने के, शुक्राणु बनाने के लिए प्रेरित करती है। सो एक कॉमन प्रॉब्लम है हाइपो, यानी कि दिमाग से हार्मोन नहीं बनते हैं।
जब हार्मोन ही नहीं बनेंगे, जिसे कहते हैं LH और FSH, तो फिर शुक्राणु कैसे बनेंगे? तो हार्मोन क्यों नहीं बनते? तो कॉमनली देयर कैन बी समथिंग, कैन बी ए डिजीज, जहाँ पर दिमाग की जो ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, एक जैसे काल्मन सिंड्रोम है, मल्टीपल सिंड्रोम्स आर देयर, सो देयर कैन बी प्रोलेक्टिनिमिया, मल्टीपल प्रॉब्लम्स वेयर दिमाग से हार्मोन बनना की क्षमता कम हो जाती है, इसे कहते हैं हाइपो। तो अगर हम वही हार्मोन किसी भी इंसान को इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस टीके लगाएं हम 6 महीने के लिए, तो उनके शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं। सो लोग बहुत घबराते हैं, हाइपो हो गया, बॉडी में तो दिमाग से हार्मोन्स नहीं बनते, तो ऐसे बच्चे कैसे दिखते हैं? बड़े ही शर्मीले। ये लड़के हमारे पास बहुत कॉमन ओपीडी में आते हैं, मैं यही मेरा काम है, आई डू लॉट ऑफ वर्क इन सच पेशेंट्स। बड़े शर्मीले से बच्चे आते हैं, उनके माता पिता लेकर आते हैं, शादी होने वाली होती है, तो लड़का बताता है कि मुझे ये इश्यूज हैं, और हमें बहुत ही ज्यादा उनकी तरफ, इट्स ए वेरी वेरी इमोशनल अफेयर, यंग बॉय कमिंग टू अस, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होगी, दे विल हैव, तो बच्चे हैं आफ्टर ऑल 18 19 20 21 22 साल के, तो उनके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं साथ में, जो हाइपो कहते हैं, और ये ट्रीटेबल है। अगर आपने इनको टीके लगा दिए HMG के, LHF जो काम दिमाग करता है, हमने टीके बाहर से लगाने शुरू कर दिए, तो 6-7 महीने में उनके हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो पूजा दिस इज हाइपो। सेकंड जो मेन रीजन होता है, जहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है आजकल, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बनना चाहते हैं रॉकी, ऑल वांट टू बिकम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, दे ऑल वांट टू हैव मसल्स, और सब के सब जैसे ही कुछ कंफर्टेबल होते हैं, सब जिम की तरफ जाते हैं, और जिम में जाके खुद खूब आयरन उठाते हैं, और फिर बड़े बड़े टैटूज बनाते हैं, और फिर सिगरेट जलाते हैं, तो लगता है कि हम बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए। पर अच्छी बात है, बच्चे अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आजकल देखा जाए तो बहुत कम बच्चे सिगरेट शराब का सेवन करते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग इन आवर कंट्री, परंतु नई बीमारी हो गई है, जिस जिम में जाएंगे वहां पे तरह तरह के टॉनिक्स और प्रोटीन शेक्स रखे रहते हैं, जल्दी से मसल बढ़ानी होती है उनको, मसल वेट लिफ्टिंग करते हैं, और खूब सारा सुबह शाम वो टॉनिक पीते रहते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, तो उससे बॉडी के फिर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मसल तो बढ़ती है, डोले तो बढ़ते हैं, टैटू भी बन जाते हैं बड़े बड़े, दे ही वेयर दोस टी-शर्ट्स एंड दे लुक वेरी वेरी गुड, ऑल लुक लाइक बिग हॉलीवुड हीरोज, परंतु जो वो हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं तो उनके शुक्राणु बनने बंद हो जाते हैं। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो पहला सवाल कीजिए कि शुक्राणु नहीं है, क्या आप जिम जाते हो? हाँ, जिम जाते हैं। केक पीते हो? हाँ सर, मेरे पास बड़े बड़े 2 बॉक्स रखे हैं घर के अंदर, मैं इंपोर्ट कराता हूँ सिंगापुर से, थाईलैंड से। वो बंद कर दीजिए, उनके शुक्राणु बनने शुरू हो जाएंगे। दिस इज सेकंड। थर्ड, एक प्रॉब्लम हो सकती है उनको कि उनको वेरिकोसील का प्रॉब्लम हो। वेरिकोसील होने से कुछ आर्टरीज और वेन्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वैसा होने से उनकी जो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उनको फिर उनको फिर स्पर्म बनने में तकलीफ होती है। सो ये कुछ बेसिक ये 3-4 कारण है। सो हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर, यानी कि टेस्टिस से पहले इज प्री टेस्टिकुलर, फिर होता है टेस्टिकुलर जो कि टेस्टिस में होता है। सो प्री टेस्टिकुलर क्या होगा? जो टेस्टिस को से ऊपर है वो है दिमाग, हाइपो कहते हैं इसको। जो टेस्टिकुलर कॉजेज है वो हो गया वेरिकोसील, या फिर बच्चे को कभी चोट लग गई, देखा होगा आपने कई बार कुछ बच्चों को चोट लग जाती है क्रिकेट खेलते हुए, या फिर वो सम प्रॉब्लम क्या न कर, इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर कॉजेज। किसी को मम्स हो गया, आपको शायद आपके जमाने में तो पूजा मुझे पता नहीं, बट हमारे जमाने में मम्स बहुत होता था, तो यहाँ पे सूजन आते थे कानों के नीचे। तो अभी तो बहुत रेयर है सर, बहुत रेयर है, हमने बहुत देखा, हम सबको कभी ना कभी मम्स हुआ। तुम्हारे मम्स का इलाज भी कुम्हार किया करते थे, तो हम डॉक्टर नहीं करते थे, कुम्हार के पास जाते थे हम, वो कुछ यहाँ पे वो मिट्टी लगा करते थे, सब ठीक हो जाया करते थे। बट पता नहीं कितनों के स्पर्म काउंट बंद हो गए, बिकॉज मम्स आने से टेस्टिस छोटी हो जाती है, इसे कहते हैं मम्स की बीमारी, पर आजकल रेयर हो रही है। देन डॉक्टर पूजा, टेस्टिस के अंदर अगर किसी तरह के जीन्स में प्रॉब्लम है तो उसमें टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है, इट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर फेलियर। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, वी कॉल देम वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशंस, वी डू कैरियोटाइपिंग। एक बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे लड़का तो ठीक है, जन्म ठीक हुआ, लड़का बहुत अच्छे से 14-15 साल तक ग्रो किया, उसके बाद जितनी चाबी भरी राम ने, तो जीन्स कुछ एक्टिवेट हो जाती है,
जैसे आपने देखा होगा गर्ल्स में टर्नर सिंड्रोम होता है, जहाँ पे यस, छोटे छोटे बच्चे ठीक रहते हैं, पर 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी जो जो डिम बनाने की जो क्षमता होती है खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं ओवेरियन फेलियर हो जाता है उनको। इसी तरह से डॉक्टर पूजा, आदमी लोगों के अंदर भी जैसे कंडीशन कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स की एब्नॉर्मलिटी के कारण से उनके क्रोमोसोम्स नहीं बनते हैं। सो जिससे क्रोमोसोम स्पर्म्स आने बनने बंद हो जाते हैं। सो और फिर मैंने बताया अगर टेस्टिस ठीक है पर शुक्राणु बाहर नहीं आ रहे हैं तो ट्यूब ब्लॉकेज है। मैंने इसका कारण बता दिया। सो देयर इज ए प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। तो हमारा काम क्या है? सबसे पहले जांच करना, बॉबी जासूस बनना, हैव हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन लाइक शर्लक होम्स, डू सीमेन एनालिसिस, माइक्रोस्कोपी ठीक से करना। अगर शुक्राणु का काउंट कम आया है तो उनको डराना नहीं है। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और हमारे विचलित होने से पेशेंट्स और भी ज्यादा विचलित हो जाते हैं। कई बार तो हमारे शब्दों का इतना खराब असर पड़ता है कि दंपतियों का जीवन ही अलग हो जाता है। हमारा काम उनको जोड़ने का है, उनको तोड़ने का नहीं है। सो जुबान पे हमें बहुत कंट्रोल्ड वे में उनको बताना है उनकी प्रॉब्लम के बारे में, और उनको हाथ में हाथ देके उनको साथ में लाना होता है हमको। तो ये 3 मोटे मोटे कारण हैं और ये तीनों ट्रीटेबल हैं। ये तीनों किसी लिमिट तक ट्रीटेबल है। ट्रीटमेंट का तरीका डिफरेंट है। सो इसका जवाब मैं ही देना चाहूंगा कि प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर आर द कॉजेज व्हिच आर कॉमनली सीन। एंड बिसाइड्स दैट आई हैव टोल्ड यू, चिंता चिता एक समान, बहुत चिंता करते हैं हम लोग। हम सब एक प्रेशर कुकर बने हुए हैं, हम सबके दिमाग में एक खिचड़ी पक रही है। तो मैं सबको बोलता हूँ ना कि हर इंसान को, छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास 24 साल 25 साल के, इतना अच्छा नौकरी है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े पेंट हाउस में रहते हैं, घर में स्विमिंग पूल है, परंतु उनके दिमाग में प्रेशर कुकर बना हुआ है, समय नहीं है उनके पास में। एंड कहते हैं कि छोटी सी कहावत है कि अगर हम एक खिचड़ी पकाते हैं घर में, सो एक वो बीमार आदमी को भी जीवन दान दे सकती है। अब देखिए आईसीयू में क्या देते हैं लोगों को खाने के लिए, जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, खिचड़ी देते हैं। खिचड़ी में क्या होता है? खूब सारा देसी घी, छौंक, चावल, दाल, वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी। बट अगर वही खिचड़ी बनाई प्रेशर कुकर में तो जीवन देगी, खिचड़ी बनाई दिमाग में तो जीवन ले लेगी। तो खिचड़ी पकाने कम कर देंगे ना, तो ये आपको पेशेंट को काउंसल करना है कि थोड़ा सा शांत रहें। ओके सर, सो नाइसली एक्सप्लेन्ड। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब रीजन्स के बारे में, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि एनी डाइट, स्पेशल डाइट टू इम्प्रूव इट, या एनी नेचुरल रेमेडी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्पर्म काउंट? यस, इसके बहुत तरीके हैं। तो एक तरीका तो है, पेशेंट हमारे पास में आया तो उसको इतना बड़ा बक्सा भर के दवाइयों का दे दिया, बिकॉज वो मरता क्या ना करता बेचारा, हमारे पास में परेशान है। सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, ये छोटी सी प्रॉब्लम ही है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने उनको इतना बड़ा बॉक्स दवाई का दे दिया। अगर आप देखें, कई बार हैरान होता हूँ कि एक गोली का जो कीमत है वो 50-60 रुपए 70 रुपए है, और महीने के में वो लोग 20 साल की दवाइयां खा रहे होते हैं। तो कोई उनको चूरन दे देता है खाने के लिए, कोई उन्हें चूरन दे देता है, तो कोई चूरन के ऊपर थोड़ा सोने का भस्म डाल देता है, तो उसे वो कहता है भस्म चूरन दे देता है। कोई तंबू से इलाज कर रहा होता है, तो कोई यूट्यूब से इलाज कर रहा होता है। हम फेसबुक से इलाज कर रहे हैं, दोनों बैठ के हम इलाज कर रहे हैं फेसबुक से लोगों का कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और वो आदमी बेचारा बैठ के, वाइफ और हस्बैंड दोनों बेचारे बैठ के, बेचारा बोलूंगा बिकॉज हमने उनको परेशान किया है, उनको हम एम्पावर नहीं कर रहे, तो वो बैठ के Amazon.com, फ्लिपकार्ट से 1 mg से कुछ दवाइयां ऑर्डर करते रहते हैं, और जब थक जाते हैं हमारे पास में आते हैं। तो मैं क्या इलाज करता हूँ? आंवला, कच्चा आंवला। कच्चा आंवला इज माई फेवरेट। मैं कहता हूँ आधा आंवला खुद खा, आधा आंवला अपनी वाइफ को खिला। तो पहला कच्चा आंवला। कच्चा आंवला इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। वो एक तरह का कहते हैं ना बॉम्ब है, वो एटॉमिक बॉम्ब, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कुछ लोग खाते हैं चूरन कच्चे आंवले का, कुछ खाते हैं कैंडीज, कुछ खाना चाहते हैं मुरब्बा, बट आई से दैट हैव कच्चा आंवला। दिस इज माय नंबर 1। नंबर 2, दिन में एक टमाटर खाना है। अब टमाटर कहते हैं, टमाटर का तड़का लगा लिया, छौंक लगा लिया, तो टमाटर में छौंक नहीं लगता है, टमाटर को सिर्फ हल्का सा सॉटे करना होता है। अब देखिए ना, बड़े बड़े होटलों में जो टमाटर मिलते हैं वो हल्का सा स्टीम करके मिलते हैं। सो टमाटोज हैव टू बी जेंटली स्टीम्ड एंड नॉट फ्राइड। फ्राई करने के बाद एनर्जी खो देंगे। तो उसमें जो लाइकोपीन्स होती हैं टोमेटोज के अंदर, वो बिल्कुल फ्रेश टोमेटोज में हल्का सा हीट देके एक्टिवेट हो जाती है। नंबर 2,
नंबर 3 जो मेरा फेवरेट है, डार्क चॉकलेट्स। मैं खूब चॉकलेट खिलाता हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ चॉकलेट खाओ, और आधी वाइफ की आधी तुम्हारी, और चॉकलेट शुड बी वेरी हाई कोका कंटेंट्स, दे शुड बी मोर देन 70%, 78%, 80% कोका। लिंट्स के चॉकलेट्स आती हैं, बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। दे हैव द डार्क चॉकलेट्स जिसमें कोका कंटेंट्स बहुत हाई होता है, इट इज वेरी गुड फॉर स्पर्म्स। ये 3 चीजें सबको बताता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ गोलियां। तो मेरी फेवरेट गोली है ब्राह्मी। ब्राह्मी और अश्वगंधा, ये मेरी 2 फेवरेट दवाइयां, बिकॉज जो उनके दिमाग के अंदर, मैंने बोला ना, जो रूबिक क्यूब उलझा पड़ा है, तो मुझे ऐसा फीलिंग है, और मुझे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैं ये काम तकरीबन 25-26 साल से मैं ऐसे लोगों का ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और अच्छा लगता है मेरे को। जैसे रूबिक क्यूब सेट हो जाता है ना कुछ समय के बाद में, वैसे ही ब्रेन, ब्राह्मी जो होता है ना, ब्रेन के लिए होता है, वो पूरे दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। Brahmi and ashwagandha are 2 beautiful drugs which are very cheap. Not very cheap, but they are cheaper than what we give to them routinely. So Brahmi उसके मन को शांत करेगा, उसको उसको पीस देगा उसको। वो आप देखेंगे कि उसके अंदर ना जैसे ठहराव आ गया उसके अंदर। जो पहले जो उसका पूरा दिमाग था विचलित, आप देखेंगे उनके हाथ कांप रहे होते हैं जब आपके पास में आते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, तो दे आर लिप्स को काट रहे होंगे, और वाइफ से दूर होके बैठे होंगे, उनसे वाइफ बात नहीं कर रही होगी, घबराहट हो रही होती है उनको, उनमें हीन भावना आ सकती है। ब्राह्मी खाते ही 1 महीने के बाद उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। These are all आयुर्वेदिक मेडिसिन। और अश्वगंधा। छठा इलाज जो मैं देता हूँ करने के लिए, वो देता हूँ उनको किशमिश और शहद और अखरोट। ये मेरा फेवरेट इलाज है और बहुत अच्छा काम करता है। आप उनको बोलो शाम के समय, ये काम वाइफ का रहता है। सी हमें क्या करना होता है डॉक्टर पूजा, कि वाइफ को उसके इलाज में इन्वॉल्व करना है। तो वाइफ को Right, sir. बोलूंगा चॉकलेट लेकर आ, इसको आंवला खिला, तो वाइफ टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो उनमें दोनों में जो थोड़ा सा खटपट हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है। सो क्या क्या करना है, अपने वाइफ को बोलना है, एक छोटी सी कटोरी के अंदर 1 अखरोट की गिरी, कुछ सौगी किशमिश और 1 चम्मच शहद को हिला के फ्रिज में रख दे, और सुबह Okay. उसको खा ले। सुबह खा ले उसको। अब किशमिश, और सुबह उठ के भी तो हम बिस्किट खाते हैं, 3-4 बिस्किट खाते हैं। कीप ईटिंग द होल डे, केस दे कैन हैव 12 घंटे का मिक्सचर ऑफ walnut and honey is very good for sperm count. ये सब होने के बाद में, ये अब उन लोगों में है जिसके अंदर कुछ शुक्राणु हैं, या फिर जिनके हमने शुक्राणु निकालने हैं ऑपरेशन करके, परंतु जिनके बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है और उनको हाइपो है, हमको उनको देना पड़ता है HMG के टीके 6 महीने के लिए। उससे शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं, उन्हें फिर हम फ्रीज कर सकते हैं। और जहां पे प्रॉब्लम लगती है, एंड देयर आर मेनी पीपल हु गिव मल्टीपल carnitines, they give them multivitamin tablets. Yes, they can be given, but I think the natural therapy is what I always prefer. और जानना कि प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को जानो फिर आगे बढ़ो। और फिर आई फील दैट Right. अगर उनको हो रही है, उनके शुक्राणु बनते ही नहीं है, उनकी टेस्टिस उनकी खराब हो चुकी हैं, उनके बॉडी में लेवल्स ऑफ हार्मोन्स आर हाई, FSH LH आर हाई, तो हम क्या करेंगे, विल नॉर्मली ट्राई टू फाइंड ए रीजन फॉर द लो स्पर्म काउंट and or no sperm count, and then they can undergo a thing called surgical sperm extraction. हम एक we can do microtisa for them. तो माइक्रोटीसा करके हम उनके बॉडी से शुक्राणु को निकाल सकते हैं, कॉल्ड माइक्रोटीसा। ये बहुत ही एडवांस तरीका होता है जहां पर भी यूज है माइक्रोस्कोप, और टेस्टिस को काट के उनके सेल्स को निकाल के अंडर ए माइक्रोस्कोप, लूप कहते हैं उसको, एंड वी कैन टेक आउट देयर स्पर्म्स। ये एडवांस तरीका है। बट अगर इसको सिर्फ किसी को अगर सिंपल ब्लॉकेज है, जब पे स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे हैं, तो अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उनका जांच करेंगे, तो उनके हमें बदन में कहना कि सूजन मिलेगी, और जहां सूजन मिल रही है वहां पे हमने सुई को डालना है और शुक्राणु को बाहर निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर Yes, sir. प्रॉब्लम ना है तो उनको टीके लगा दो। अगर वो दवाइयां खा रहे हैं, बाहर से लेकर दवाइयां बंद कर दो, दवाइयां खानी बंद कर दो, स्ट्रेस कम कर दो। अगर टेस्टिस उनकी काम नहीं कर रही हैं, तो शायद उनको जरूरत पड़े डोनर स्पर्म की। उससे पहले एक माइक्रोटीसा करके देख लेना चाहिए। माइक्रोटीसा से हमें शुक्राणु मिल जाते हैं 18 से 20% केसेस के अंदर, जबकि उनका बॉडी का वैल्यूज बहुत हाई रहेगा। और तीसरा तरीका, अगर ब्लॉकेज है, प्लम्बिंग में, ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, तो वी कैन डू देयर पुट ए नीडल एंड टेक आउट देयर स्पर्म्स, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ये 3 तरीके होते हैं इलाज करने के, बट सबसे जरूरी नेचुरल वेज आर बेटर। दिमाग को शांत कीजिए और हमें उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा फर्ज सिर्फ इलाज करने का नहीं है, हमारा फर्ज एक दंपति को
साथ में लाने का होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू फॉर आवर पेशेंट्स. राइट सर. सर एनीथिंग एल्स? मेरे पास जो क्वेरीज आए थे मैंने सब पूछ लिए हैं. थैंक यू. तो आई थिंक हमने आज सबसे बात किया. थैंक यू डॉक्टर पूजा. वी हैड ए वेरी गुड इंटरेक्शन. तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर आज हमसे बात करने वाले लोग अगर कुछ पेशेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, दोनों के लिए एक चीज़ रहेगा कि हताश नहीं होना. इसका इलाज होता है. आप एक अच्छे डॉक्टर के पास रेफर कर सकते हैं जो कि इनका इलाज करता है. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइलाज नहीं है बीमारी, और साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आई थिंक अराउंड 90% केसेस के अंदर उनका अपना बच्चा हो सकता है. उन्हें गाइड कीजिए, काउंसल कीजिए, और हो सके तो वाइफ हस्बैंड दोनों से बात कीजिए. सिर्फ एक से बात मत कीजिए. टॉक टू द कपल. दैट्स ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन. सो अगर आप में से कोई भी हमसे बात करना चाहे तो नीचे हमारा नंबर आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल कर रहा है. नंबर स्क्रीन पर भी है. आप हमसे बात कर सकते हैं. यू कैन व्हाट्सएप अस और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू. और आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, सबसे बात करके, और हम जल्दी दोबारा जुड़ेंगे आप सबके साथ जहां हम बात करेंगे कुछ और कारण की. जैसे मैंने बोला कि इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल हो रही है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन की, जहाँ पर भी है प्रॉब्लम्स विद द इरेक्शंस एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस. हम उसकी बात करेंगे. डॉक्टर पूजा और मैं विल कनेक्ट एंड टॉक अबाउट दैट इशू आल्सो विद यू. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड पूजा, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. अच्छे से आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है. मुझे लगता है अभी हमारी जो ऑडियंस है जिन्होंने सुना होगा, जिन्हें पहले बहुत डर लग रहा होगा, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा. थैंक यू. धन्यवाद. जल्दी मिलेंगे हम लोग. ओके. धन्यवाद.